आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ 12 नवंबर की करंट अफेयर्स। तो पहली जो करंट अफेयर्स है वो आ गई हमारी। ये संबंधित है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं CISF। देश के अंदर कई सारे अर्धसैनिक बल हैं जिनको कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये किसके अधीन कार्य करते हैं? ये काम करते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन। ये जो संस्था है या संगठन है CISF, इसी को कई सारी जो देश के अंदर अर्धसैनिक बल है उन एक अर्धसैनिक बल उनमें से एक है CISF। इसके जो नए मुखिया बने हैं या नए महानिदेशक जो बने हैं उनका नाम दे रखा है और उनका नाम है शीलवर्धन सिंह। हम लोगों को जैसे वो क्वेश्चन आते हैं कि नई नियुक्ति किसकी हुई है, उस संदर्भ के अंदर इनको देखना होगा। और इनका फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है शीलवर्धन सिंह। एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए, जब यहाँ पर खुला ये मैंने ओपन ही कर रखा है तो इसमें देखिए सूत्र वाक्य, यानी कि मोटो क्या होता है? संरक्षण एवं सुरक्षा, और इंग्लिश में प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कई बार एग्जामों के अंदर इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं कि किस संगठन का सूत्र वाक्य है, मोटो या फिर आदर्श वाक्य कौन सा होता है। उसमें आप CISF का भी ध्यान अवश्य रखिए। अब वापस आते हैं उसी पे। तो CISF जो है इसके महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? शीलवर्धन सिंह। अब देखते हैं CISF जो है मुख्यतः क्या काम करता है। CISF का जो काम है वो क्या है? ये जितने भी सरकारी संस्थान हैं या फैक्ट्रियां हैं उन सब की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इसी संगठन की है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उनकी, या जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आदि, उन सारी संस्थाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो CISF को सौंपी गई है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई ये ध्यान रखिए, 1969। 1969 में आप एक संस्था का और नाम ध्यान रखिए। इस तरीके से यदि आप जोड़कर पढ़ेंगे 2-3 चीज़ों को तो संभवतः वो लंबे समय तक याद रहेगी। हमारी जो स्पेस एजेंसी है जिसको कहते हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1969 में। और 1969 में एक और घटना हुई थी कि पहली बार चंद्रमा पर एक व्यक्ति उतरा था अमेरिका का जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वो घटना भी कब की है? 1969 की। तो हमारे लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो गए कि जब हमने ये पढ़ा कि इनके नए नियुक्ति किसकी हुई है, उसी साथ साथ में हम ये पॉइंट भी याद करते हुए चलेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। भाई नई दिल्ली तो इसलिए मुख्यालय होगा क्योंकि नई दिल्ली में ही और सरकारी जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो सारे जो है वो दिल्ली में ही हैं, इसीलिए इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगली न्यूज़ देखते हैं। एक और संस्था है भारत की जिसका नाम है NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसका क्वेश्चन जो है UPSI में जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसका पूछा गया था। इसको जानने से पहले एक चीज़ और देखिए कि हमारे यहाँ पर NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी। जरा मैं इसको दूसरे पेज के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। ये जो NDMA है इसकी स्थापना करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था और क्यों स्थापना की गई? तो ये जो NDMA है इसका पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये 2006 में ही स्थापित की गई। इसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस नाम से है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके समय पर इसकी स्थापना करेगी, यानी कि 2006 के अंदर।
और ये जो एनडीएमए है, ये एनडीएमए जो है ये किसके अधीन काम करता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। तो इसका कार्य क्या है? एनडीएमए का काम क्या है? एनडीएमए का काम है कि जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे पहाड़ों में भूस्खलन जिसको एवलांच कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं, सॉरी एवलांच कहते हैं, जब स्खलन होता है बर्फ़ का, यानी कि बर्फ़ की टुकड़ा, और या फिर कहीं पर भूकंप उत्पन्न होता है, उससे के समय पर जो राहत कार्य है वो उपलब्ध कराने, इसके साथ साथ बाढ़ आदि की स्थिति हो, तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनके लिए एक अलग संस्था बनाई गई। इसलिए बनाई गई क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कभी भी ऐसी आपदाएं आती हैं, कैलेमिटी आती है, तो हमारे इंडियन आर्मी जो है हम उसको बुलाते हैं। तो अलग से एक संस्था बनाई गई जिसका काम ही होगा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को ट्रेन करना और वो बेहतर रूप से वहाँ पर राहत कार्य पहुँचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इसी एनडीएमए के अंतर्गत जो है, इसी एनडीएमए के अंतर्गत काम करती है कौन सी संस्था? एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसका सवाल जो है पिछली बार के, जैसे मैंने कहा, यूपीएसआई के अंदर पूछा गया था। तो इसी के जो एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर, इसका नए महानिदेशक कौन बने? महानिदेशक जो होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। यहां पर जैसे महानिदेशक लिखा है तो इन्हीं को इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नए बने हैं अतुल कर्णवाल है। अब एक तो मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। एनडीआरएफ के जो जितने भी राहत कर्मी होते हैं वो किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं ताकि आपको याद रहे, और इनके बारे में भी, अतुल कर्णवाल, इनके बारे में भी देखिए। यहाँ जैसे मैंने दिखा रखा आपको, ये इस तरीके की ऑरेंज या भगवे कलर का इनकी ड्रेस होती है और पीछे की तरफ एनडीआरएफ लिखा हुआ। और ये इस समय जो राहत कार्य है किस जगह पर है? बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी उस समय पर, ये सारे ये फोटो जो हैं उसी संदर्भ के दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा भूकंप आदि आता है तो उस दौरान भी ये राहत कार्य में, ये हो गए इसके नए महानिदेशक। और भारत के अंदर ज़्यादातर जो पद हैं या तो आईएएस अधिकारी होते हैं या फिर आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये हमारे आईपीएस अधिकारी हैं जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो इसके महानिदेशक बने। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने कहा है किसके अधीन काम कर रही है, ध्यान रखिए, एनडीएमए। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था कि एनडीएमए का चेयरमैन कौन है? तो जो कोई भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। और उस समय पर जब इसका सवाल आया था तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उनका नाम है, और अब जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी हैं, तो अब इनके अध्यक्ष जो है एनडीएमए। तो एनडीएमए की काम करने वाली जो शाखा है जो मौके पर पहुंचकर राहत उपलब्ध कराएगी वो कौन सी है? वो कहलाती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और इसके अंतर्गत जो है कितनी बटालियन है? 12 बटालियन है। अब बटालियन से मतलब क्या हो गया? देखिए, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया। तो भारत के जो ये अर्धसैनिक बल हैं, यानी कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हीं में से चुनकर कुछ लोग जो हैं वो इसकी बटालियन बनाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से वो ऐसी आपदाओं के समय पर बेहतर रूप से राहत पहुंचा सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना तो आपको वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। जो एनडीएमए है वो कब, उसकी स्थापना कब हुई? जी, स्थापना हुई 2006 में। तो 2006 में ही एनडीआरएफ भी बनेगी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगली जो न्यूज़ है, अगला पॉइंट आ गया हमारा कि भारत सरकार ने किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से ये संभवतः डिसीजन लिया है कि भारत के जितने भी लोकनायक हैं जिनको अब तक हम भूले बैठे थे, उन सभी को लोगों की स्मृति में उनके नाम को याद दिलाना है। और केवल इसी पीढ़ी के नहीं, आने वाली पीढ़ी भी उनके नाम को याद रखे। उसी क्रम के अंदर एक आदिवासी जो हमारे नायक रहे हैं बिरसा मुंडा, उनके जन्म दिवस को निर्णय लिया गया है कि वो मनाया जाएगा किस रूप में?
आदिवासी गौरव दिवस के रूप में। अभी मैं उनके बारे में बता भी देता हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि ब्रिटिश राज के समय पर केवल तीर कमानों से ही इन आदिवासियों ने अंग्रेजों का ऐसे डटकर मुकाबला करा कि अंग्रेज जो है इनके सामने जाने से भी घबराते थे। वैसे ही बिरसा मुंडा थे। उनके जन्म दिवस को अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष अब हम मनाएंगे जनजाति गौरव दिवस के रूप में। तो तारीख कौन सी होगी जब मनाई जाएगी? तो ये 15 नवंबर को जब जन्म दिवस होगा, इस साल ही 2021 में ये पहली बार मनाया जाएगा और फिर प्रतिवर्ष। इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या है, अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई बहन हैं उनके योगदान को सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और ये 15 नवंबर को किसकी जयंती होती है? बिरसा मुंडा। और जिस क्षेत्र में ये थे वह था झारखंड। झारखंड में जिस क्षेत्र में ये थे वहाँ के लोग इनको भगवान की तरह ही पूजते थे या भगवान के रूप में ही उपनाम से ही इनको पुकारते थे। अन्य कई उपनाम भी है, वो भी मैं आप लोगों को अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ तो ये ध्यान रखिए कि बिरसा मुंडा की जयंती को इस रूप में मनाया जाएगा। और बिरसा मुंडा का संबंध आधुनिक कौन से राज्य से है? तो आज के समय पर वही जो है वो झारखंड है। और इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व। ये धार्मिक शब्द क्यों किया? देखिए, आदिवासियों की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुरूप बाहरी लोगों का आना जो है और बाहरी लोगों का शोषण, उसका इन्होंने विरोध करा। क्योंकि इसीलिए इसको धार्मिक नाम दिया। धर्म का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने कोई पूजा पद्धति या इस तरीके की कोई चीज़ है। इनका तो केवल ये कहना था कि जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ बाहरी सूदखोर और महाजन आकर रहते थे और धीरे धीरे वो इन लोगों को इनके जो निवास स्थान है वहाँ से इनको हटा देते थे, जैसे ब्याज पर पैसा देना आदि, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो अपने को शोषित और बहुत ज़्यादा इस तरीके का मान रहे थे कि इनका उत्पीड़न जो है बाहरी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उसी से मुक्ति पाने के लिए इन लोगों ने यह आंदोलन शुरू करा। यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में भी मैंने आपको ये दिखा दिया, फोटो में देख लीजिए। तो इनको जैसे मैंने कहा कि वहाँ के निवासी जो हैं किस नाम से इनको बोलते थे, इनको जो है वो भगवान का उपनाम से बोला, इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा। और जैसे मैंने यहाँ पर ले दिया, प्राणों की आहुति देने वीर आदिवासी जननायक के रूप में इनका नाम है। तो भाई फ़ोटो में जानबूझ के ये दिखा देता हूँ ताकि हमारे जो युवा बच्चे हैं उनके अंदर एक गौरव की भावना जागे कि हमारे यहाँ भी ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने अपने से ज़्यादा विकसित लोगों का ज़बरदस्त मुकाबला करा है और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इन लोगों का भी पूरा योगदान है। अब इसके बाद आ गया अगला पॉइंट हमारा कि अगला पॉइंट आ गया, इस दिन को जो है किस रूप में मनाया जाता है? इस दिन को ही झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिवस यानी कि कौन सी तारीख को? 15 नवंबर को। तो ये जो राज्य है झारखंड, ये पहले किसका हिस्सा था? तो ये पहले जो है ये हिस्सा था बिहार राज्य का। वर्ष 2000 के अंदर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और झारखंड को जो है वो बिहार से अलग किया गया। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो राज्य है यहाँ पर है, ये है झारखंड, जो मैं रेड कलर से बना देता हूँ, और इसके उत्तर में तो बिहार है ही। तो वर्ष 2000 के अंदर हमारे यहाँ 3 राज्यों का गठन हुआ। एक तो ये रहा छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग किया गया। ये तो बना भारत का 26वां राज्य उस समय पर। इसके बाद ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड बना 27वां राज्य। और ये जो झारखंड है ये भारत का बना उस समय 28वां राज्य। इसके बाद जो है अगला जो राज्य बना है वो आप जानते ही हो, वो कौन सा राज्य है? वो है तेलंगाना, जो यहाँ पर है, ये तेलंगाना। ये हमारा 29वां राज्य बना। तो
तो यहाँ जैसे मैंने इसके अंदर बताया आपको कि 2000 के अंदर ये बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और बिरसा मुंडा के बारे में कुछ ऐतिहासिक जो प्रश्न जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जो कोई भी सामान्य अध्ययन पढ़ रहा है कंपटीशन की तैयारी के लिए, उसमें जो हिस्ट्री है वो भी एक हिस्सा है। तो हिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे ही तो लगे हाथ मैंने ये पॉइंट भी बता दिए। इनको जगत पिता या धरती आबा, स्थानीय भाषा के अंदर जो जगत पिता है उस नाम से इनको जाना जाता था। और इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए बाहरी लोग, जिनको दीकू भी कहा जाता है, ये जो वर्ड है ये स्थानीय भाषा के अंतर्गत है। जैसे आप लोकल लैंग्वेज की जानते हो कि स्थानीय स्तर के ऊपर कई सारे ऐसे शब्द होते हैं हम जो हिंदी की किताबों में नहीं पढ़ते या अन्य क्षेत्र के लोग उसका मतलब नहीं समझ पाते। इसी प्रकार से यहाँ बाहरी लोगों के लिए दीकू शब्द का प्रयोग था। और ब्रिटिश राज के समय पर यह हुआ कि अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत से ज़्यादा लगान वसूलना और समय पर वसूलना। इसीलिए उन्होंने कई सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसमें स्थानीय स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें मजबूरी में ब्याज पर पैसा देने वाले, इंटरेस्ट पर पैसा देने वाले जो महाजन और सूदखोर हैं उनसे उन्हें पैसा लेना पड़ा। और जब वो उस पैसे को नहीं चुका पाते थे तो उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। इस तरीके से बड़े पैमाने में जो किसान थे उनकी ज़मीनें छीनी गई और जो आदिवासी थे उनके लिए अंग्रेज कई ऐसे कानून लेके आए जिसकी वजह से जो पीढ़ियों से वनों के उत्पादों का या जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनका जो इस्तेमाल था वो उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से आदिवासियों में ज़बरदस्त असंतोष पैदा हुआ। और उस असंतोष जो है वो उन बाहरी लोगों के खिलाफ निकला जो कि उस जगह पर रह रहे थे बाहर से आके। जैसे झारखंड के दोनों तरफ कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर में तो हो गया बिहार और ईस्ट में हो गया बंगाल। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ पर ब्याज पर पैसा दे रहे थे और जिसके कारण लोगों में बहुत अधिक इनके खिलाफ असंतोष था। तो इनके खिलाफ जब शुरू हुआ तो इनके समर्थन में जाहिर बात है प्रशासन आया, तो इसलिए ये विद्रोह जो है फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। और बिरसा मुंडा के विद्रोह और इसके अलावा इनकी मृत्यु कैसे हुई? बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो एक ये बीमारी होती है हैजा। ये क्वेश्चन जो है फिर यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया कि कौन से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिनकी मृत्यु जो है हैजे से हुई, तो बिरसा मुंडा का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उस विद्रोह को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? उलगूलन। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि उलगूलन का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। हैजे से मृत्यु किसकी हुई? बिरसा मुंडा ने। या ये सवाल आ सकता है कि जो ये उलगूलन हुआ था वर्तमान के कौन से राज्य के अंदर ये विद्रोह ब्रिटिश राज के समय पर हुआ था? अगली न्यूज़ जो है मैंने इसी के अंदर जोड़कर रखी है। जैसे मैंने कहा कि जब से हमारे यहाँ पर ये केंद्र में नई सरकार आई है 2014 से, इन्होंने 31 अक्टूबर को, आपको ध्यान हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है जिसको हम भूले हुए थे, जिसके नाम भी हमें याद नहीं था, उसे एकता दिवस के रूप में, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अलग अलग रियासतों को अलग देश बनने से रोका और उन्हें भारत के अंदर शामिल करके एकीकरण किया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया। इसीलिए एकजुट करने की वजह से ही उनके दिवस को एकता दिवस। इसके अलावा एक और हमारे महानायक हैं जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप ये देखिए इनकी जो नेतृत्व क्षमता थी, यानी कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, वो कितनी ज़बरदस्त थी। ये जर्मनी गए, वहाँ पर हिटलर से मिले और वहाँ रहने वाले लोगों को इतना उन्होंने प्रेरित किया कि उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी बना ली। यानी कि एक भारतीय जो कि कलकत्ता में रहता है वो जर्मनी गया, भारतीयों को एकजुट किया और सेना की एक टुकड़ी बनाई जो जर्मन सेना के साथ में मिलकर जो है लड़ने लगी। और बाद में फिर वो जापान गए और जापान जाकर भी उन्होंने जापानियों की मदद से भारत के पूर्वी हिस्सों में मणिपुर तक वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ पहुंच गए थे। तो ज़बरदस्त नेतृत्व क्षमता थी और देश की जो स्वतंत्रता है
उसके अंतर्गत जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, परंतु कुछ कारणों से वो उनका नाम उस हैसियत से नहीं लिया जाता, उस हैसियत से इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता जो उनकी हैसियत होनी चाहिए। इसीलिए फिर केंद्र सरकार ने घोषणा करी है इस वर्ष से कि हम हर साल जो नेताजी की जन्मदिवस है, यानी कि 23 जनवरी को हम हर साल क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामों के अंदर कि हाल ही के 2021 में कौन कौन से नए वर्ष मनाने की घोषणा जो है भारत सरकार ने करी है। तो पराक्रम दिवस का संबंध नेताजी से है, तारीख भी याद करनी। एक और है भाई, भारत के एक और बड़े खिलाड़ी हुए हैं जिनकी मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं, नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, जेवलिन थ्रो के अंदर, और उसी दिवस को आगे स्मरण रहे लोगों के जहन में, इसीलिए निर्णय लिया गया कि इसको भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 2 नए दिवस जो हैं, जो हाल ही के अंदर घोषित करे गए, उनके नाम मैंने आपको दे दिए। इसके बाद आ गया अगला एक और दिवस हमारे यहाँ 12 नवंबर को मनाया जा रहा है, वो है लोक प्रसारण दिवस। असल में क्या है, स्वतंत्रता के समय पर महात्मा गांधी पहली बार और आखिरी बार रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी के रेडियो स्टेशन दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। क्योंकि उस दौरान बंटवारे के कारण बहुत अशांत स्थिति थी, तो संभवतः इनमें से ही कोई कारण था जो उन्होंने संबोधित करने का निर्णय लिया। और जिस दिन वो वहाँ पर पहुँचे थे आकाशवाणी में रेडियो के माध्यम से लोगों के साथ संबोधित करने के लिए, उसी तारीख को हमारे यहाँ ये दिवस मनाया जाता है। और ये तारीख और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक और महान नायिका हुई भारत की स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता। इसलिए याद रखना है कि उन्होंने 1942 में रेडियो का प्रसारण शुरू कर दिया था। 1942 किस लिए जाना जाता है हिस्ट्री में? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था हमारा 1942 में। तो इस आंदोलन के दौरान जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे जो राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े नेता थे जिसमें महात्मा गांधी का नाम आता है या फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, उन सबको तो अंग्रेज़ों ने कारावास में, जेल में डाल दिया। और उस समय पर जयप्रकाश नारायण जैसे उस समय के जो क्रांतिकारी युवा नेता थे, उन्होंने नेतृत्व की बागडोर संभाली। उसमें इन महिला का नाम भी आता है, उषा मेहता का, अरुणा आसिफ अली का नाम आता है। उस समय युवा जो देशवासी क्रांतिकारी थे, उन्होंने बागडोर संभाली और उसमें से एक काम जो है रेडियो के प्रसारण का संभाला था उषा मेहता ने। ये तारीख भी कब की है? 12 नवंबर की। अगला है वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर 2 फेफड़े होते हैं, अभी मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा। तो हमारे ये जो छाती है, इसमें जो हार्ट है, हमारा दिल है, दिल के दोनों तरफ जो हैं 2 फेफड़े होते हैं। उन फेफड़ों में ही जब संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उससे ये निमोनिया होता है। तारीख कौन सी है जब ये मनाया जा रहा है? 12 नवंबर को। तो मैं इनके बारे में भी बता देता हूँ, जो हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, या इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि साइंस का तो पॉइंट हमारे पास में हमेशा ही रखना है ध्यानपूर्वक। देखिए, हमारा जो ये तो होगी ट्रैकिया, इसे कहते हैं श्वसन नलिका, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं। ये हमारा जो गला है, ये हिस्सा जब ये अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद ये फिर 2 हिस्सों में बंट जाता है फेफड़ों में। ये हिस्से हो गए, ये जैसे एक पेड़ की डाल होगी 2, ये 2 डालें होगी, ये तो तना हो गया, ये इसकी 2 डालें होगी। ये हिस्सा जो है, इसे, ये वाला जो है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। और ये जो तना है, ये आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में, ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और इन शाखाओं को कहते हैं ब्रोंकियोलस। और आखिर के अंदर जाकर ये जो होते हैं, ये जो इनके, ये आप मान लीजिए जैसे किसी पेड़ में फूल लगे होते हैं, तो एक तो हो गया पेड़ का तना, तना तो हो गया ट्रैकिया या श्वसन नलिका।
इसको श्वसन नलिका भी कह सकते हैं, यानी कि सांस लेने वाला, या फिर इसको कहते हैं ट्रैकिया। ये तना हो गया पेड़ का। पेड़ के तने में ऊपर जाकर डालियाँ, ये डाली ब्रोंकाई, और वे जो डालियाँ हैं वे फिर छोटी डालियों में डिवाइड होगी, उन्हें ब्रोंकियोलस। और जो छोटी डालियों के सिरों पर एक फूल होगा वो क्या कहलाएगा, उसे कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, इसी को कहते हैं कृपिका। ये मैं जानबूझ के इसके बारे में ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ एल्वियोली के बारे में, क्योंकि जो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना जो हमारी बॉडी के अंदर होता है फेफड़ों के माध्यम से, वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, वो होता है इसी कृपिका के माध्यम से। और आज जो है कोविड के कारण एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या दुनिया के सामने खड़ी है, उसमें भी कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है हमारा ये वाला अंग। कौन सा, फेफड़े, लंग्स। तो लंग्स जो हैं वो ऑर्गन है और जो हमारे हार्ट के दोनों तरफ है। बीच में जो है, बीच में ये हृदय है, हार्ट है। तो अगर लंग्स में कोई दिक्कत आती है, जैसे पानी भर जाना, फूल जाना, तो क्या होगा, ये बीच में जो हृदय है, हार्ट है, ये इसको क्या भींचने का काम, दबाने का काम करेंगे, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो हमारे वैसे तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाए तो भाई कोई बात नहीं, ये तो कई कारणों से महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से कोविड के चलते हुए। अब ये जो फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन जो है इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए आमतौर पर जो रोग हैं वो दो तरीके के, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवियों से होते हैं। एक तो कहलाता है वायरस, ये वायरस, एक कहलाता है बैक्टीरिया जिसे कहते हैं जीवाणु। आप कोविड के बारे में देख रहे हो, ठीक है, तो कोविड के अंदर जो बीमारी है उसका कारण क्या है, उसका कारण जो है ये वायरस है, विषाणु है। वायरस जो होते हैं जिस बीमारी को ये उत्पन्न करते हैं, जैसे पोलियो है, एड्स है, इनकी बीमारियां जो हैं एक समय के बाद लाइलाज हो जाती हैं और इनमें दवाइयां कारगर नहीं होती। तो विषाणु जनित जितने भी रोग हैं, वायरल जितनी भी डिजीज़ हैं, उनके लिए आमतौर पर टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। तो जो कोविड के दौरान, कोविड के लिए इलाज में हम देख रहे हैं कि टीके लगाए जा रहे हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि वायरल डिजीज़ जो है उनके निवारण का बचाव ही एकमात्र तरीका है, और बचाव के लिए उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि बॉडी में जब कोई बाहरी चीज़ जाती है तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होती है, प्रतिरोधक क्षमता। तो भविष्य में जब कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीवी हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो पहले से ही लड़ने की ताकत उसमें होती है, जिसकी वजह से उस बीमारी से हम बच जाते हैं, या थोड़े बहुत लक्षण होते हैं जो जानलेवा नहीं होते। इस प्रकार से टीकाकरण से बचा जाता है। तो अब इसकी खास बात क्या है, निमोनिया। निमोनिया दोनों तरीके से ही, दोनों ही कारणों से होता है, यानी कि वो वायरल भी होता है और वो जीवाणु भी होता है। बच्चों के अंदर निमोनिया जो है उसका कारण वायरस है, और जो एडल्ट्स हैं उसके अंदर इसका कारण जीवाणु है या बैक्टीरिया। अगला हो गया एक पुस्तक का नाम, अभी आज ही आपने देखा हो 12 नवंबर को ही चर्चा आ रही है कि एक किताब लिखी है सलमान खुर्शीद नाम के एक कांग्रेसी नेता ने, और उसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इंग्लिश में आप देखेंगे, बड़ा इंग्लिश में ही मैंने ये लिख दिया। अब इन्होंने जो है विवाद में क्यों है, विवाद में इसलिए है क्योंकि इन्होंने तुलना जो है, जो हिंदुत्व है उसकी तुलना करी है ISIS के साथ। ये आतंकवादी संगठन का नाम तो आप सुनते ही होंगे, पूरी दुनिया में इसने ज़बरदस्त दहशत फैलाई, और सीरिया और इराक के अंदर तो लोगों को ऐसे मारा जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, ऐसे लोग जो अपनी केवल इस आधार पर किसी को मार रहे हैं कि भाई जिस ऊपर वाले को हम मानते हैं ये नहीं मानते, उनको कत्ल कर देना। ऐसे निष्ठुर और बर्बर लोगों से तुलना जो है सलमान खुर्शीद साहब ने किससे करी है, हिंदुत्व से। क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व का सीधे सीधे मतलब यही है कि
जो हिंदुओं का स्वाभिमान है उसे पुनर्जागृत करना, और जिसमें किसी के प्रति कोई आक्रोश नहीं है और किसी को इसलिए नहीं मारा जाएगा कि भाई वो हिंदू मत को मानने वाला नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद, इन्होंने भाई तुलना आईएसआई के साथ और भाई तालिबान के साथ। अब तालिबान तो वो है जिसे भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो भी इस्लाम के खिलाफ लगी। जिस भगवान बुद्ध की मूर्ति को बामियान नाम की जगह पर चट्टान को काटकर एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई थी, इतनी अद्भुत थी कि तालिबान के जाने के बाद दुनिया भर के बौद्ध मत को मानने वाले जापानी, चाइनीज़, साउथ कोरिया, इन्होंने कोशिश करी इसको दोबारा बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बन सकी। उस समय हाथों से लोगों ने कारीगरी करके उस चट्टान को काटकर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति, तो इन्होंने तो मूर्ति भी नहीं छोड़ी, आदमी की तो औकात ही कुछ नहीं है इनके सामने। और उससे तुलना सलमान खुर्शीद ने, और जब इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ तो इसने कहा भाई मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूँ, इसलिए न्यूज़ के अंदर थी। अगली दो किताबों के नाम मैंने और दे रखे हैं। आप क्या कीजिएगा, आप इन किताबों के नाम जो है याद कर लेना। असीम चावला एक वकील हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि एक सीधी रेखा घुमावदार और टेढ़े मेढ़े रास्तों से। और एक जो है नेहरू के ऊपर किताब लिखी है, उसके ये दो लेखक हैं। इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है, बस ये स्टैटिक की तरह है। फिर आगे ये खबर है कि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के नए एडमिरल बने हैं। एडमिरल कौन होते हैं? हमारे यहाँ पर जो आर्मी है उसके जो मुखिया होते हैं उसको तो कहते हैं जनरल, और जो हमारी एयरफोर्स है उसके होते हैं एयर चीफ मार्शल। तो ये जो पदवी है सेना के मुखिया की, सेना के तीनों अंगों के मुखिया की अलग अलग है। एडमिरल नेवी के हेड को कहेंगे, जनरल आर्मी या थल सेना, और एयर चीफ मार्शल जो है वायुसेना। हालांकि ये तो आप जानते ही होंगे, तीनों के जो सर्वसेनापति है हमारे, वो कौन है? वो है हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में एक आ गया है कि सेना के जो तीनों अंग है उनके मुखिया जो है देश के राष्ट्रपति होंगे। इसका अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है, आप लोगों को यदि पता हो तो मुझे बताइए, मैं बता देता हूँ। आर्टिकल जो है वो है 53। इसमें कहा गया है कि सेना के जो तीनों अंग हैं उनके जो मुखिया होंगे वो देश के राष्ट्रपति होंगे। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में सवाल आया कि राष्ट्रपति सेना के मुखिया है, ये किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो मुखिया है? तो हम कहेंगे कि वो मुखिया इसलिए हैं क्योंकि सेना के जो तीनों अंग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है सेना के तीनों अंगों के मुखिया हैं। तो कौन बने हैं नए, उनका नाम दे रखा है बच्चों, ये नाम दे रखा है आर हरि कुमार, ये नाम दे रखा है, ये याद कर लीजिए। और ये 25वें एडमिरल बनेंगे। फिलहाल जो एडमिरल है वो हैं करमवीर सिंह। करमवीर सिंह 31 नवंबर 2021 को अपना पद जो है उनकी कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और उनकी जगह पर एक नए अपॉइंटमेंट जो है या नया कार्यकाल शुरू होगा, टेन्योर इनका। ये नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख होंगे। इसमें प्रमुख का मतलब क्या हो गया? एडमिरल। ये एक ही बात है, टेक्निकल वर्ड हो गया। उस नौसेना के प्रमुख एडमिरल वर्तमान में कौन से है? करमवीर सिंह, उनका स्थान लेंगे, जो 30 नवंबर 2021 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अब टेन्योर कितना, कार्यकाल कितना होता है, जैसे यूपीएससी में आया तो भाई इनके लिए ये निर्धारण है क्या, या तो 62 ईयर्स की एज उनकी पूरी होगी हो या फिर उन्होंने 3 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली हो। दोनों में से जो भी पहले होगा उस आधार पर वो रिटायर घोषित कर दिए जाएंगे। अगर वो 60 साल की उम्र में हमारी सेना के एडमिरल नेवी के एडमिरल बनते हैं तो वो 62 साल की उम्र में, यानी कि 2 साल कार्यकाल खत्म होने पर ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 62 साल की उम्र होंगे। और मान लेते हैं वो 56 साल के बनते हैं, तो अगर 56 साल के वो बने हैं तो वो 59 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो जो भी पहले का अर्थ जो है वह ये होता है। अब इनके बारे में देख लीजिए।
इनकी जो फ़ोटो है, क्योंकि इनसे हम ज़्यादा याद रख पाते हैं। और नेवी का महत्व तो ये है भाई कि अगर किसी देश को ऊपर हवाई जहाज़ भी जा रहा है तो भी परमिशन चाहिए, ज़मीन से जाना हो तो भी परमिशन चाहिए, लेकिन समुद्र अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोई भी देश दूसरे देश की सीमाओं के थोड़ी दूर तक पहुंच सकता है। तो आज भी जो महाशक्ति है अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका के जो जहाज़ हैं उन जहाज़ों पर 5-5 हज़ार सैनिक भी हैं। तो मान लीजिए 4 जहाज़ आ गया यूएसए के, तो 4 जहाज़ का मतलब हो गया 20,000 सैनिक पहुंच गए उनके। और अगर किसी देश की सीमा के आसपास के समुद्र में 20,000 सैनिक, जिसमें और सैनिक के साथ साथ इसमें सारे एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान भी होते हैं, तो इस प्रकार से ज़बरदस्त दबाव बनाया जाता है और बगैर लड़े ही लड़ाइयाँ जीत ली जाती हैं। तो किसी भी देश को आज भी अगर महाशक्ति बनना है तो ज़मीन की लड़ाई की जगह पर उसे एक तो अपनी नेवी मजबूत करनी पड़ेगी, और इस क्रम में भारत ने ज़बरदस्त पहल करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कल की जो मैं न्यूज़ कराऊंगा उसमें कुछ नेवी के शिप वगैरह जो हैं उनकी चर्चा मैं अवश्य करूंगा, जो 13 तारीख की मैं न्यूज़ कराऊंगा। इसके बाद हमारे पास जो, और इसमें कुछ याद रखे करके को पॉइंट दे दिए, स्टैटिक जीके के हैं बच्चों, जरूर याद करने। क्या कर दिया मैंने, क्या पॉइंट कर दिया? नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भाई देखिए, तो शिवाजी महाराज भी थे जिनके नौसैनिक ताकत थी, और चोल वंश के राजा थे, गुप्त सम्राट थे। सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति जो भारत में थी, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के अंदर थे चोल राजा। उनकी नौसैनिक ताकत जो है सर्वविदित और विख्यात थी, जिसके बल पर उन्होंने पड़ोसी देशों के ऊपर भी अपना अधिकार स्थापित किया। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, वहाँ तक उनकी जो ताकत है वो फैली। लेकिन मध्यकाल के दौरान जब मुग़लों का शासन था तो नौसेना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और इसीलिए अंग्रेज, पुर्तगाली और अन्य देश जिन्होंने नेवल पावर बढ़ा ली थी, उन्होंने भारत पर कब्जा स्थापित कर लिया। तो आधिकारिक तौर पर हमारी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को, और हर साल हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? नेवी डे। अगर जब ये सवाल आएगा तो हमारा आंसर होगा नेवी डे जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के दौरान भारत ने कराची के बंदरगाह, पाकिस्तान के कराची के बंदरगाह में जाकर ज़बरदस्त बमबारी करी, और जो थोड़ी बहुत उनकी नौसेना भी थी, उसकी जो जहाज़ आदि थे, उन सबको नष्ट करके उन्हें बुरी तरीके से पंगु या फिर अपाहिज बना दिया पाक सेना को। इसीलिए इसको इस रूप में, या इस जीत को, इस उपलक्ष्य में, इस घटना को इस रूप में मनाया जाता है। और कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत ये काम किया गया? इसका नाम दे रखा ऑपरेशन ट्राइडेंट। कराची नौसैनिक अड्डे के ऊपर हमला किया गया था, और उनके यहाँ एक ही बंदरगाह है कराची, बाकी तो वो ज़मीन के ऊपर है सारा देश। तो उसी बंदरगाह से उनका जो थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे उन्होंने नावें आदि इकट्ठी कर रखी थी, या उस टाइम में तो खैर चलो पनडुब्बी है, आज भी उन्होंने चीन से कुछ एक आध पनडुब्बी प्राप्त करी है। और उस पनडुब्बी का मतलब यही है कि चीन का कोई सामान अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो जानते हैं भाई ज़्यादा समय तक वो चलता नहीं। इसके बाद आगे हमारा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। हालांकि उस समय रॉयल नेवी के नाम से जाना जाता है, शाही वायुसेना, रॉयल एयरफोर्स कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर वायुसेना कर दिया गया, इंडियन एयरफोर्स, और इसकी स्थापना दिवस ये है। और 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी को ही पहली बार जो भारत के फील्ड मार्शल एक मानद पद है, यानी कि एक ऑनरेरी एक रैंक है जो भारत में 2 अधिकारियों को, सैनिक अधिकारी को दे रखी है। एक तो मानेकशॉ और एक जो है करियप्पा। भारत में 2 ही सैन्य अधिकारी है जिनको फील्ड मार्शल का मतलब ये हो गया, ये हमेशा जो है जीवन भर
वर्दी में रह सकते हैं। ये फील्ड मार्शल है। तो जो भारत के 2 फील्ड मार्शल में से जो एक फील्ड मार्शल है करियप्पा, उन्होंने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सेना की कमान प्राप्त करी थी। तो जिस तारीख को ये कमान प्राप्त करी थी, जैसे यहाँ पर दे रखा 1949 को, तारीख कौन सी थी? 15 जनवरी को। इसी उपलक्ष्य में हर साल अब हम मनाते हैं कौन सा? सेना दिवस। तो आज की जो न्यूज़ है वो मैं आपके लिए आज कंप्लीट करता हूँ।